हेलो गाइस, नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आइए इस पर हम लोग विशेष चर्चा करें। इससे पहले मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे सारे वीडियो उनको समय से मिलता रहे। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे तो इस समय लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आपका सहयोग करने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना सफल असफल हूँ इसके लिए आप अपने लाइक और कमेंट हमें जरूर भेजें, जिससे मैं इसमें और सुधार कर सकूं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। ज्योग्राफी के लिए, भूगोल के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इसको जानना हमको बहुत जरूरी है। वायुमंडल को हम दो रूपों में पढ़ेंगे, दो रूपों में जानेंगे। एक वीडियो हमारा है वायुमंडल की संरचना, किस तरह की संरचना है, उस संरचना के बारे में उस वीडियो से आप जान सकते हैं। जबकि यह वीडियो है वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी हमारा जो वायुमंडल है वह किन किन तत्वों से मिलकर बना है, किस तत्व का क्या महत्व होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर ईश्वर ने, नेचर ने, प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंसी होती है, उसका अपना एक महत्व होता है, उसका अपना एक रोल होता है, एक भूमिका होती है। इसी तरह से एटमॉस्फेयर में भी जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी तत्व इसमें उपस्थित होते हैं, उन सब की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि वह बिगड़ता है तो हमारा एटमॉस्फेयर बिगड़ता है। यदि वो अपनी जगह पे सही मात्रा में, सही रूप में उपस्थित रहता है तो हमारा एटमॉस्फेयर हमारे लिए अनुकूल रूप में कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें भाग लेते हैं, और उनका क्या रोल होता है, उनकी क्या भूमिका होती है। तो हम इन तत्वों के पर विशेष अध्ययन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वह पृथ्वी के चारों तरफ से एक कंबल की तरह लपेटा हुआ है। जैसे बीच में पृथ्वी है और उसके चारों तरफ एक गैसों का, वाष्प कणों का, पुष्प कणों का, धूल कणों का, इनका एक कवर है, एक कंबल की तरह लपेटे हुए है। जैसा कि इस फिगर से आप देख पा रहे होंगे कि यह हमारी अर्थ है। इस अर्थ के चारों तरफ विभिन्न गैसों का एक समूह है जो इसको घेरे हुए है। यदि यह समूह न रहे, यह एटमॉस्फेयर न रहे, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, किसी भी तरह का जीवन संभव नहीं है। इसलिए यह पृथ्वी पर, पृथ्वी के लिए तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीव जंतुओं, वनस्पतियों के लिए एक आवरण के रूप में कार्य करता है, एक सुरक्षा के रूप में यह ऊपर विद्यमान है, जो बाहरी आक्रमणों से, बाहरी तत्वों से हमारी और इस धरती की सुरक्षा करता है। तो इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर इस पृथ्वी के धरातल से लेकर के और लगभग 20 से 25 हजार मील की ऊंचाई तक पाया जाता है। एक बड़ा एरिया है, यानी पृथ्वी के धरातल से लेकर के और लगभग 20 से 25 हजार किलोमीटर, 20 से 25 हजार मील की ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से 28 से 30 40 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, 28 से 30 40 किलोमीटर तक का जो एटमॉस्फेयर होता है, वह पृथ्वी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसकी इम्पोर्टेंसी सबसे ज्यादा होती है। वह पृथ्वी की पर सुरक्षा का कवच के रूप में सबसे ज्यादा रोल अदा करता है, और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को वह सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। उसके बाहर का जो भाग होता है, एक्सोस्फीयर होता है, वो उसका रोल उतना नहीं होता है। उसका भी अपना एक रोल होता है, लेकिन तो उतना रोल नहीं होता है। और बाहर गैसें इतनी विरल हो जाती हैं कि वो नाम मात्र की हैं, लेकिन तो 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो एटमॉस्फेयर है उसका एक बड़ा रोल होता है। यह एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से गैसों से, वाष्प कणों से, पुष्प कणों से, धूल कणों से बना होता है, और यह चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे हुए है। पृथ्वी, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो जहां जहां परिक्रमा करती है या परिक्रमा करती है, वहां वहां अपने एटमॉस्फेयर को अपने साथ रखती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, जो यह गैसें हैं और अन्य एलिमेंट्स हैं, यह सब पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहते हैं, और पृथ्वी के से हमेशा लगे हुए रहते हैं, पृथ्वी से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उन पे लगता है, पृथ्वी की ग्रेविटी लगती है। इसीलिए इस ग्रेविटी के कारण ही पृथ्वी के जो नजदीक वाला भाग है, यहाँ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वह ज्यादा सघन होता है। और जैसे जैसे बाहर की तरफ निकलते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम चलते चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर की जो सघनता है वह धीरे धीरे कम होती जाती है, और 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के बाद से यह बहुत विरल हो जाता है, और 1000 किलोमीटर के बाद से तो नाम मात्र के लिए एटमॉस्फेयर रह जाता है। तो आइए हम विशेष रूप से आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पृथ्वी के इस एटमॉस्फेयर
को बनाने में भाग लेते हैं, प्रतिभाग करते हैं और उनका क्या रोल है। आइए इस पे हम देखते हैं। देखिए वायुमंडल के कंपोजिशन में मुख्य रूप से 3 भाग ऐसे होते हैं, 3 रूपों में एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं। इनको हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बाँट सकते हैं। पहला है गैसेस, विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं जो इस एटमॉस्फेयर में अपना रोल अदा करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं गैसों की होती है। आगे हम बताएँगे कि कौन-कौन सी गैसें हैं। जो दूसरा है उसको हम कहते हैं जल वाष्प, वाटर वेपर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर यदि जल ना हो तो जीवन संभव नहीं है। ठीक उसी तरह से एटमॉस्फेयर में भी यदि वाटर वेपर्स ना हो, जल ना हो तो जीवन संभव नहीं है। जितना महत्वपूर्ण इस पृथ्वी पर, धरातल पर जल का होना है, उतना ही महत्वपूर्ण एटमॉस्फेयर में भी जल का होना है। यानी एटमॉस्फेयर में भी जल उपस्थित होता है, लेकिन वह लिक्विफाइड फॉर्म में नहीं बल्कि वाटर वेपर्स के फॉर्म में उपस्थित रहता है। जिसकी क्या भूमिका होती है, आगे हम इस पे चर्चा करेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, वो है धूल कण, एरोसोल। जैसा कि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार के धूल कण पाए जाते हैं, गैसें राखें पाई जाती हैं, जैसे गैसों के से मिले हुए या राख और धूल कण पाए जाते हैं। इनका भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे कि धूल कण और एरोसोल किस रूप में एटमॉस्फेयर में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो आइए एक-एक को हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गैसों के बारे में। देखिए जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर का लगभग 99.99% मुख्य रूप से 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वायुमंडल के एटमॉस्फेयर के 99.99% भाग को कवर करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो नाइट्रोजन की होती है। जानते हैं जैसे यह एक सक्रिय गैस है, यह पूरे एटमॉस्फेयर का 78.088% पाया जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन है, यह भी सक्रिय गैस है जो 20.949% पाया जाता है पूरे एटमॉस्फेयर में जितने तत्व उपस्थित हैं उसमें। तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है अक्रिय गैस, एक आर्गन पाया जाता है, यह 0.93% पाया जाता है। और जो चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, सक्रिय गैस है, यह 0.031% पाया जाता है। तो यह जो 4 गैसें हैं, यह 4 गैसें मिल करके और पूरे इस एटमॉस्फेयर का निर्माण करती हैं, जो लगभग 99.99% सभी गैसों में अपनी भूमिका अदा करता है। आइए आगे जो अगला महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है, यानी यहाँ आप पहले इसको समझ लीजिए। यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 गैसें मिल करके पूरे एटमॉस्फेयर में जितनी गैसें उपलब्ध हैं, उनकी 99.99% निर्धारित करती हैं। और जो 0.01% गैसें बचती हैं, उसमें अन्य गैसें शामिल होती हैं। इन 4 के अलावा यदि देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण और इसमें एलिमेंट्स होता है, तत्व होता है, वह होता है वाष्प कण, जल कण। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब इन 4 गैसों के अलावा इसमें हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन। इसके अलावा होता है क्रिप्टॉन होता है, ज़ेनॉन होता है, ओज़ोन होता है, रेडॉन होता है और मीथेन गैसें होती हैं। इनकी मात्रा बहुत ही कम। यह सारी जो गैसें हैं, ऊपर जैसा कि आपको हमने बताया कि इन 4 गैसों के यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन 4 गैसों को छोड़ करके बाकी हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ओज़ोन, रेडॉन और मीथेन, यह सभी गैसें मिला करके एटमॉस्फेयर के सभी गैसों का मात्र 0.01% ही ठहरती हैं। यानी इनकी मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ देखिए हमने प्रतिशत भी इसका इनका परसेंटेज भी दे रखा है। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वह 0.4 टाइम्स 05% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, यानी एक बहुत कम मात्रा इनकी पाई जाती है। इसमें एक गैस और है, इस पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, रेडॉन। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसकी खोज सबसे पहले रदरफोर्ड नामक विद्वान ने किया था। जैसा कि रदरफोर्ड एक चर्चित विद्वान रहे, जानते हैं इन्होंने कई गैसों की खोज की थी। तो जो रेडॉन है, यह एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। यह एक विशेष कंडीशन होती है जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी और भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं, तो पृथ्वी के धरातल के नीचे से रेडॉन गैसें एक्टिव होकर के और एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं। इसलिए इस गैस को आप स्पेशल जान लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो रेडॉन गैसें हैं, यह रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है। यह एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, केवल एटमॉस्फेयर में उसी समय पाया जाता है जिस समय पृथ्वी पर ज्वालामुखी अथवा भूकंप की घटना होने वाली रहती है।
तो वह घटना होने से पहले पृथ्वी के अंदर से ये रेडॉन गैस एक्टिव होकर के बाहर निकलती है और थोड़ी बहुत मात्रा में आसपास के एटमॉस्फेयर में यह फैल जाती है। तो रेडॉन एक ऐसी गैस है जो एटमॉस्फेयर में हमेशा नहीं पाई जाती है। बाकी अन्य गैसें नीचे से लेकर के ऊपर तक लगभग हमेशा पाई जाती है। इनकी कुछ न कुछ मात्रा रहती है। अब आइए हम आगे चर्चा करते हैं कि इन गैसों में जितनी भी गैसें हैं, नाइट्रोजन से लेकर के और मीथेन तक की जो गैसें हैं, इन गैसों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें से किसी गैस को हम अलग नहीं कर सकते हैं, कम अधिक नहीं कर सकते हैं। यदि कम अधिक करते हैं तो एटमॉस्फेयर बिगड़ जाएगा। तो किस गैस की क्या भूमिका होती है, एटमॉस्फेयर को कैसे कंट्रोल करता है, तो आइए हम इसको देखते हैं। जो सबसे पहला गैस है जो सबसे पहला गैस है, आइए इसको हम देखते हैं। तो आइए हम एक-एक गैस की चर्चा करते हैं, ऊपर से जो भी गैसें हैं, इनमें एक-एक की हम चर्चा करते हैं। जो अगली गैस जो पहली गैस है, जिसका जो परसेंटेज है, वो एटमॉस्फेयर में 78.084 7% पाया जाता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है, वो ऑक्सीजन को तंग रखना, डाइल्यूट रखना होता है। यह प्रज्वलन को नियंत्रित करता है। यह 80 किलोमीटर की ऊँचाई तक पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी खोज सबसे पहले रदरफोर्ड नामक विद्वान ने किया था और इसका नाम मेटिफिक एयर रखा था। बाद में इसका नाम बदल करके नाइट्रोजन रखा गया था। अब जो यह नाइट्रोजन है, वह एटमॉस्फेयर में केवल नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं मिलता है, बल्कि यह मुख्य रूप से 7 फॉर्मों में 7 फॉर्म में यह मिलता है। पहला यह मिलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में, दूसरा मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में, तीसरा मिलता है आणविक नाइट्रोजन के रूप में, जो चौथा है वो नाइट्रोजन पैराक्साइड के रूप में मिलता है, पांचवा है एमिनो एसिड के रूप में मिलता है, छठा है अमोनिया के रूप में यह पाया जाता है और सातवां है नाइट्रस एसिड के रूप में यह पाया जाता है। तो ये 7 रूप हैं, वह नाइट्रोजन के ही विभिन्न समस्थानिक हैं और ये एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। इनकी अपनी अलग-अलग भूमिका होती है, ये अपने अलग-अलग कार्य करते हैं। आइए देखते हैं वायुमंडल में इनकी क्या भूमिका होती है। जो नाइट्रोजन होता है, वह एमिनो एसिड का एक आवश्यक अंग होता है और इसी से प्रोटीन बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जो सबसे पहला जीवों के निर्माण के अब तक प्रमाण मिले हैं, ऐसा माना जाता है कि एमिनो एसिड के द्वारा एक उसकी जीवों का निर्माण हुआ था। यानी इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति में नाइट्रोजन का जो एमिनो एसिड फॉर्म है, वह एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था और इस समय में, वर्तमान समय में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जो प्रोटीन का निर्माण होता है, वह एमिनो एसिड के सहयोग से होता है। इसलिए यहाँ नाइट्रोजन का होना आवश्यक है। यदि नाइट्रोजन ना हो तो जो पौधों का बढ़ना होता है, वो क्रियाएं नहीं होंगी, क्योंकि उनके सेल का निर्माण होता है, अमीनो एसिड का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से इस नाइट्रोजन का जो दूसरा उपयोग है, वह है ऑक्सीजन को तनु रखना, ऑक्सीजन को शांत रखना, ऑक्सीजन को नियंत्रित करना। आप सोचिए कि यदि कहीं इस तरह की घटना हो जाए कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन न रहे और केवल ऑक्सीजन हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आग को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन को या ज्वलन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ ना कोई कहीं से कोई बाहर से गैस ना आती है और ना उसमें डाल सकते हैं। यह चक्रीय रूप में मिलता है वायुमंडल से या विभिन्न माध्यमों से होता हुआ पृथ्वी के अंदर जाता है, पृथ्वी में जाता है और फिर वहाँ से रिलीज़ होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर से विभिन्न माध्यमों से या पौधों में प्रवेश करता है, जड़ों के माध्यम से या इन पौधों में प्रवेश करता है, पुनः यह यहाँ से रिलीज़ होकर के और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो यह चक्रीय रूप में जीवों में, वनस्पतियों में यह पहुँचता है और पुनः उनके मरने के बाद से यह डिकम्पोज़ होता है और डिकम्पोज़ होकर के धीरे-धीरे वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इनका एक चक्र बना रहता है, यह चक्रीय रूप में एटमॉस्फेयर में भ्रमण करते रहते हैं, इसीलिए ना यह कभी कम होते हैं और ना अधिक होते हैं। आइए, जो अगला गैस है वो है ऑक्सीजन, आपका जाना-पहचाना सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है वो ऑक्सीजन है। यह जैसा कि आप जानते हैं कि यह जीवन की रेखा कही जाती है। वायुमंडल में यह 60 किलोमीटर की ऊँचाई तक पाई जाती है, लेकिन इसका अधिक से अधिक सांद्रण जो है, यह मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर की ऊँचाई तक ही मिलता है। 5 किलोमीटर के बाद से ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि यह व्यक्ति के लिए या जीवों के लिए संभव
नहीं होता है उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाना। इसीलिए आप देखते होंगे हवाई जहाज जब जाती है तो उसमें अलग से ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है। पहाड़ों पे जब हम चलते हैं तो 5-6 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद से जब चढ़ते हैं तो हमको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हम हांफने लगते हैं, सांस फूलने लगता है। इसलिए जो पर्वतारोही हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के चढ़ते हैं पहाड़ों पर। तो इस तरह से यदि आप देखें तो जो ऑक्सीजन है वो 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके ऊपर भी ऑक्सीजन पाया जाता है, 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। लेकिन वह ऑक्सीजन हमारे लिए अनुकूल नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय प्रेशर इतना कम हो जाता है कि उस ऑक्सीजन का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, तो हमको दिक्कत महसूस होती है। इसके साथ जीवों का 70% भाग ऑक्सीजन से ही बना होता है। जो भी जीव जंतु वनस्पतियां हैं, इनका 70% से अधिक भाग ऑक्सीजन के द्वारा ही बना होता है। तो ये हमारे शरीर के लिए, हमारी बनावट के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। वायुमंडल में इनकी क्या भूमिका होती है? संपूर्ण पृथ्वी का 30% भाग ऑक्सीजन से बना है। यदि पृथ्वी को लेते हैं तो इसका 30% भाग ऑक्सीजन से बना हुआ है। यही नहीं, जो क्रस्ट है, क्रस्ट के बारे में आप जानते होंगे कि जो लिथोस्फीयर है, जो पृथ्वी है, इसके स्थल का सबसे जो ऊपरी भाग होता है जिसको क्रस्ट कहते हैं, ये इसका जो है 46.8% भाग ऑक्सीजन से बना हुआ है। कई बार विभिन्न प्रतियोगिताओं में यह पूछा भी गया है कि जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट के निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? तो पृथ्वी के ऊपर का जो भाग है, इसमें 46% भाग केवल ऑक्सीजन का पाया जाता है, यह ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात न केवल हम सांस लेते हैं, बल्कि जो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, वसा का उपयोग करते हैं, प्रोटीन जो हमारे बॉडी में बनते हैं, इन सबको बनाने में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा जो सबसे कॉमन चीज़ है वो यह है कि जानते हैं कि प्रज्वलन के लिए इस गैस का उपयोग होता है। यदि यह गैस न हो तो प्रज्वलन संभव नहीं है। आप आग नहीं जला सकते हैं, बर्निंग का एक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए अब जो अगली गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि नाम से ही आप जानते होंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत चर्चाएँ हुई हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक हानिकारक गैस है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी के संबंध में ये कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ही अनिवार्य है। इस एटमॉस्फेयर में होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है, हल्की गैस है, इसलिए यह अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, ऊपर पाई जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भारी गैसें हैं, इसलिए पृथ्वी के धरातल के समीप पाई जाती है, नजदीक पाई जाती है, ऊपर उनकी मात्रा कम होती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हल्की और गर्म गैसें हैं, इसलिए अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचता है? जानते हैं कि जो भी ईंधन का कार्य हम करते हैं, हमारी चिमनियाँ हैं, हमारे उद्योग धंधे हैं, हवाई जहाज हैं, साँस लेते हैं, पौधे, वनस्पतियाँ, जीव-जंतु, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं और पुनः जो पौधे हैं, उनको रिसाइकिल करके कार्बन को स्टोर करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जिससे वह पुनः कार्ब ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते हैं। यानी यह भी चक्रीय रूप में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन को कार्बन के साथ मिक्स करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जीव-जंतुओं, वनस्पतियों के द्वारा बदला जाता है और पुनः वनस्पतियों के द्वारा इसको कन्वर्ट करके कार्बन और ऑक्सीजन को अलग-अलग करके ऑक्सीजन मुक्त किया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, हालाँकि इसका परसेंटेज कम पाया जाता है, जैसा कि पहले आपको मैं बता चुका हूँ। वायुमंडल में इनकी क्या भूमिका है? तापमान को अवशोषित करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण गैस है। तापमान को अवशोषित करने के विशेष गुण के कारण यह पृथ्वी के ऊष्मा को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, उसके हीट बजट को प्रभावित करते हैं। इसीलिए वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो क्या हो जाता है? नीचे का जो एटमॉस्फियर है, वह ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब इसकी मात्रा और ज़्यादा हो जाती है, तो यह तापमान को अवशोषित करने की क्षमता के होने के कारण यह एक लेयर के रूप में बना देता है, जिसको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं और जो पृथ्वी के लिए हानिकारक होता है। इसके अलावा यह प्रकाश संश्लेषण या हरित गृह प्रभाव के कारण को उत्पन्न करता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा पुनः अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ही अनिवार्य है। जो पृथ्वी में आप सपोज दैट ऐसा आप कल्पना करिए कि यदि पृथ्वी पर अ, जो रात में सूर्य नहीं दिखाई देता है और पृथ्वी का तापमान यदि गिर जाए तो क्या होगा? यहाँ का पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। लेकिन तो ऐसा होता है कि जब सूर्य पृथ्वी के जिस भाग में नहीं चमकता है, सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, यानी रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में उपस्थित होता है
वह कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर रखे हुए हीट को प्रोड्यूस करता है, हीट को अवमुक्त करता है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर का तापमान गिरने नहीं पाता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है या पृथ्वी पर। एक बार फिर से समझ लीजिए कि यदि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पृथ्वी का जो रात का तापमान है वो बहुत ही नीचे चला जाएगा। रात में जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग में नहीं पड़ता है वहां ऊष्मा प्राप्त नहीं होती है। ऐसे कंडीशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह हीट को रिलीज करता है, जो अपने अंदर ऊष्मा रखे रहता है उसको रिलीज करता है, जिससे वायुमंडल ठंडा नहीं हो पाता है और रातें भी गर्म रहती हैं। यदि यह कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो रातें अत्यधिक ठंडी हो जाएंगी। आइए अगली जो गैस है ओजोन सबसे जाना पहचाना, जिस पर सबसे अधिक चर्चा होती है। यह 12 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह ऑक्सीजन का ही एक समस्थानिक है, ऑक्सीजन का ही एक रूप है। होता यह है कि 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य का प्रकाश जब आता है तो उसके प्रकाश में कुछ शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, कुछ शॉर्ट वेव होते हैं, कुछ एक्स रे होती हैं। वह जो एक्स रे होती हैं यानी शॉर्ट वेव होती हैं, लघु तरंगे होती हैं, वो पृथ्वी के जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं। तो जब एटमॉस्फेयर में वह किरणें घुसती हैं, सूर्य की किरणें जब आती हैं, सूर्य का प्रकाश जब आता है तो इसमें जो शॉर्ट वेव लेंथ की जो रे है वह आकर के ऊपर स्थित ऑक्सीजन के कणों को, अणुओं को वह तोड़ती हैं और तोड़ करके ओजोन का निर्माण करती हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि जो शॉर्ट वेव है वह शॉर्ट वेव 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर वह खर्च हो जाती हैं, पृथ्वी के धरातल तक वो नहीं आ पाती हैं। अर्थात वो ऑक्सीजन से टकराती हैं और उनके अणुओं को तोड़ करके ओजोन गैस में कन्वर्ट करती हैं, जिसके कारण 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की अधिकता हो जाती है। इसको और आसान भाषा में यह समझिए कि 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस होती है, जो सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव रेंज को, लघु तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं वह, और पृथ्वी को उससे बचाती हैं। यदि वह पृथ्वी पर आ जाए शॉर्ट वेव तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाएगा और सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां झुलस जाएंगी। तो यह इम्पोर्टेंट है एक ओजोन गैस जो 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आइए अगला जो एलिमेंट्स था जो आपको हमने शुरू में चर्चा किया था वह है वाटर वेपर्स। वायुमंडल में जलवाष्प की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह जो है इसका 90% जलवाष्प का, वाटर वेपर्स का 90% हिस्सा मात्र 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके ऊपर जो भी उसके ऊपर लगभग यह 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही कुछ वाष्प कण मिले हैं, पाए गए हैं, लेकिन इसके ऊपर मात्र पूरे एटमॉस्फेयर का 10% वाष्प कण ही पाया जाता है, लेकिन 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% भाग पाया जाता है वाटर वेपर्स का। ये जो एटमॉस्फेयर में, अब ये एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स कैसे पहुंचते हैं, जल वाष्प कैसे पहुंचते हैं, तो इनको पहुंचने के दो स्वरूप होते हैं, दो रूप होते हैं। एक होता है वाष्पन अर्थात इवापोरेशन और दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन या वाष्पोत्सर्जन, इवापोरेशन, इवापोरेशन। तो यह दो रूप होते हैं। वाष्पन क्या होता है, सूर्य की किरणें जब किसी भी जलीय भाग पर या पृथ्वी पर सीधे पड़ती हैं तो जल गर्म होकर के वाष्प के रूप में बदल जाता है और पुनः वह एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिससे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की उपस्थिति होती है। जो दूसरा है वह है वाष्प उत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, इसमें जो पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु हैं वह भी अपने विभिन्न प्रकार की दैनिक क्रियाओं में, सांस लेने के लिए, भोजन बनाने के लिए या विभिन्न प्रक्रियाओं में गैस जो जल है उस जल को हीट करते हैं, गर्म करते हैं और उसको वाष्प के रूप में बदलते हैं और पुनः वह एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। जैसे हम यदि सांस भी लेते हैं तो आप हाथ लगा करके और कस के फूंक करके देखिए, आपका हाथ गीला हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसमें हम अपने बॉडी से वाटर वाटर वेपर्स को भी, जल कणों को भी उसके साथ मिला करके एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं। और दूसरा रूप आप समझते होंगे कि जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां भी अपनी जड़ों के माध्यम से जल को अपने पत्तियों तक पहुंचाती हैं और पुनः भोजन का निर्माण करती हैं और वह वायुमंडल में पहुंचता है। तो ये जल वाष्प कण है। वायुमंडल में इनकी क्या भूमिका होती है, यह तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि वाटर वेपर्स न हो तो तापमान ज्यादा हो जाएगा। यानी आप जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं, जल वाष्प होते हैं, तो फिर सूर्य से आने वाला ये ऊष्मा
का एक बड़ा भाग इन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिससे पृथ्वी अधिक हीट नहीं हो पाती है। सूर्य से किरणें आती हैं, जल गर्म होता है, वह भाप बन करके ऊपर चला जाता है, तो उसका एक बड़ा भाग सूर्य के ऊष्मा का एक बड़ा भाग लगभग 19% भाग इसमें खर्च हो जाता है। इसको आपको हीट बजट में जब हम पढ़ाएंगे हीट बजट, तो उसमें बताएंगे कि किस किस तरह से सूर्य से आने वाली ऊष्मा का प्रयोग या पृथ्वी करती है, किन किन मदों में, किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग करती है, ये मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ देखिए कि यह तापमान को नियंत्रित कर, दूसरा गैसों को तनु बनाता है। जो गैसें हैं उन गैसों को ये डाइल्यूट करता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो यदि सूखा ऑक्सीजन हो तो उसको हम नहीं ले सकते हैं। आप हॉस्पिटल में देखते होंगे कि जब ऑक्सीजन का बॉटल लगाया जाता है, ऑक्सीजन लगाया जाता है, तो उसको एक पानी के टब से होकर के, पानी के बॉटल से होकर के गुजारा जाता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन सूखा होता है। और उसके साथ हम क्या करते हैं, वाटर वेपर्स को, जल को मिला देते हैं, जो हमारे लिए उपयुक्त होता है, सबसे उपयोगी हो जाता है। अन्यथा केवल हम शुष्क ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ता है। गर्मी के महीनों में, मई जून के महीनों में, जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की मात्रा कम हो जाती है, उस समय हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। और यदि आप धूप में या किसी फील्ड में पड़ गए, धूप ज्यादा लग गई, वहाँ का ऑक्सीजन ज्यादा गर्म हो गया, तो आपको ऑक्सीजन लेने में इतनी दिक्कत होती है कि नाक से ब्लड भी आने लगता है। इसका कारण यही है कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स है उनकी मात्रा कम हो गई है, यह इसका प्रमाण है। तो यह इस रूप में वायुमंडल में इनकी जरूरत होती है। अगला है पृथ्वी पर जो वर्षा होती है, रेनफॉल, यदि वाटर वेपर्स ना हो तो वर्षा नहीं होगी, और जानते ही हैं कि यदि वर्षा नहीं होगी तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हिमपात होता है, जो स्नोफॉल होता है, वह भी वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में होता है उन्हीं के कारण होता है। ओला, कोहरा, फाग, जो ये क्रियाएं होती हैं, यह सारी क्रियाएं एटमॉस्फेयर में जो उपस्थित वाटर वेपर्स होते हैं उन्हीं के कारण होती हैं। एक वायुमंडल में एक विशेष प्रकार की घटना घटित होती है जिसको हम रेनबो कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। यह घटना भी इसी के द्वारा होता है। यानी इंद्रधनुष का निर्माण भी जल वाष्प के कारण होता है। यदि यह न हो तो वायुमंडल में इंद्रधनुष का निर्माण संभव। आइए अब हम अगले एलिमेंट्स की चर्चा करते हैं, अगले भाग की हम चर्चा करते हैं, धूल कण और एरोसॉल। धूल कण, एरोसॉल। एरोसॉल क्या होता है, जो राख है चिमनियों से, ज्वालामुखी से जब हवाएं तेज चलती हैं, आंधी आती है, चक्रवात आता है, तो यह पृथ्वी के धरातल से छोटे छोटे कणों को एटमॉस्फेयर में ले जा करके छोड़ देता है, और वह एटमॉस्फेयर में उसी तरह से लटके रहते हैं। इसी को हम, ये एरोसॉल होते हैं। ये जो एरोसॉल होते हैं यह भी वायुमंडल की संरचना में अपना सहयोग करते हैं। इनकी भी वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए इनकी भूमिका पर हम चर्चा करते हैं कि इनकी क्या भूमिका होती है। जो एरोसॉल हैं वह मुख्य रूप से जो ज्वालामुखी के द्वारा निष्क्रित धूल कण होते हैं, राख होते हैं, खेतों से जो धूल उड़ते हैं, पुष्प कण हैं, पराग कण हैं, हवाओं के द्वारा उड़ाए गए कण हैं, अपक्षय के द्वारा सागरीय सतहों से निकलने वाले नमक के कण, उल्कापिंड के कण, विभिन्न जो बैक्टीरिया हैं, पराग हैं, विभिन्न छोटे छोटे बीज हैं, उद्योग धंधों से निकलने वाले जो धुआं है, धूल है, जिसको पंप्स कहते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे कण भी विभिन्न उद्योगों से या विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं, जिनको ऐस या राख कहते हैं, इन सबको मिला करके हम एरोसॉल कहते हैं। आइए देखते हैं इनकी भूमिका क्या होती है। देखिए ये एरोसॉल, आप देखते होंगे कि आप अपने सवेरे के समय आप अपनी खिड़की को जब खोलेंगे तो उधर से छोटे छोटे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में, हवाओं में उड़ते हुए देखे जा सकते हैं। वो इधर उधर उड़ते रहते हैं, इस तरह से आपको वह दिखाई देंगे। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, ये इन्हीं को ही हम एरोसॉल कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि इनकी क्या भूमिका होती है। गोधूलि, जो ग्लोमिंग होती है, गोधूलि होती है। गोधूलि में आप जानते भी होंगे, सूर्य जब निकलता है और जब डूबता है उस समय जो एटमॉस्फेयर में लाल तरह की जो एटमॉस्फेयर जो पूरा लाल होता है, वह इसी एरोसॉल के कारण ही होता है, इन्हीं धूल कणों के कारण ही होता है। इसके अलावा जब सूर्य डूबता है और सूर्य डूब जाता है, जिसको हम गोधूलि कहते हैं, गोधूलि क्या होता है, ग्लोमिंग। जिस समय सूर्य डूब गया है लेकिन अंधेरा नहीं हुआ है, यानी जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, पृथ्वी के जिस क्षेत्र पर नहीं पड़ता है, उसके बावजूद भी अभी कुछ उजेला रह जाता है, अभी कुछ प्रकाश रह जाता है। एक्चुअल में वही गोधूलि का समय होता है। वह होता यह है कि सूर्य के डूबने के बाद भी, सूर्य के अनुपस्थित रहने के बाद भी
जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वह इन जो धूल कण हैं, इन धूल कणों के द्वारा इधर उधर विसरित कर दिए जाते हैं, इधर उधर फैला दिए जाते हैं, जिससे वह सीधे पृथ्वी तक न आकर के वायुमंडल में इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः वायुमंडल में कुछ समय तक प्रकाश बना रहता है। तो यह धूल कण कणों की एक भूमिका होती है एटमॉस्फेयर में। यदि धूल कण न होते तो जैसे ही सूर्य डूबता है एटमॉस्फेयर में, इस पृथ्वी पर उस भाग में तुरंत अंधेरा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ समय बाद कुछ मौका मिलता है कि शाम हो गई है, घर जा सकते हैं, अब शाम हो गई है। तो यह मौका मिलता है धूल कणों के कारण ही। इसी तरह से उगते एवं डूबते समय जो सूर्य लाल तरह का दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है सनसेट और सनराइज के समय, यह घटना, यह क्रिया भी धूल कणों और एरोसॉल के माध्यम से होता है। जो सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर, उसमें अपवर्तन और परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का कार्य भी ये एटमॉस्फेयर में उपस्थित धूल कण करते हैं। यदि एटमॉस्फेयर में धूल कण न हो तो कमरे के अंदर जो लाइट आती है, जो प्रकाश आता है, वो नहीं पहुंच पाता है। दोपहर के समय जब सूर्य सर के ऊपर होता है, उस समय हमारे सर के ऊपर तो छत होता है और जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। उसके बावजूद भी घर के अंदर सूर्य का प्रकाश आता रहता है, कुछ न कुछ छन करके लाइट आती रहती है, जिससे घर के अंदर प्रकाश रहता है, उजाला कुछ रहता है। यदि ये एरोसॉल एटमॉस्फेयर में नहीं होते तो घर के अंदर जो प्रकाश आता है, घर के अंदर जो थोड़ी बहुत लाइट आती है, वो नहीं आती। कारण यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो जब सीधी रेखा में चलता है तो ऊपर हमारे छत है, तो घर के अंदर प्रकाश नहीं आना चाहिए। यह क्या करता है, जो धूल कण है उनको उनके मार्ग से विचलित कर देता है, उनको टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। अतः हमारे खिड़कियों के माध्यम से कुछ न कुछ प्रकाश कमरे के अंदर आ जाता है और प्रकाश बना रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।